हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपका। इसके ऊपर आज हम ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। हालांकि दो मेथड्स होते हैं। पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल की भी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें मीनिंग हमने समझा था। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पहले अच्छे समझ में आएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में आपको जाना है, सिर्फ वहां जाकर सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी। बाकी इसके जो नोट्स है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो जो भी आप एच नाम की सारी वीडियो देखोगे ना, सबके आपको नोट्स मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है वीडियो के। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उस वीडियो के नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी, लिंक आपको मिलेगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स जो हम समझने वाले हैं, ये बेसिकली दो मेथड्स होते हैं कि परफॉर्मेंस इंप्लॉय की कैसे मेजर करते हैं। उसके दो मेथड्स है, ट्रेडिशनल है और मॉडर्न है। आज की वीडियो में ट्रेडिशनल मेथड्स को ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। ये 11 मेथड्स हैं, इस 11 के 11 मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला मेथड क्या है? रैंकिंग मेथड। रैंकिंग सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना मेथड चलता आ रहा है। इसमें क्या करते हैं? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं दूसरों से। सो एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद ऑल अदर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ वर्थ, कि कौन सा एम्प्लॉय सबसे बढ़िया है, कौन सा घटिया है। मान लो कि 4 एम्प्लॉय है आपके सामने, ठीक है। अब 4 में से हमने देखा कि अच्छा जी, चारों में से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है सेकंड वाले की, तो उसको पहली रैंक दे दी, रैंक 1, ठीक है। फिर पता चला कि अच्छा अच्छा, चौथे वाले की दूसरी रैंक आ रही है, चौथे वाले की उससे दूसरी बढ़िया परफॉर्मेंस है। फिर फर्स्ट वाले जो बंदा एम्प्लॉय था उसकी तीसरी है, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले बंदे की सबसे लास्ट रैंक आ रही है, ऐसे रैंक दे दी। सो द एम्प्लॉयज आर रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट और फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। इस तरह से रैंकिंग देके आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एम्प्लॉय सबसे बढ़िया है। ये कंपैरिजन हो गया आपका। रैंक दे रहे कंपैरिजन के फॉर्म में, कि 4 एम्प्लॉय को देखा तो 4 में से कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से रैंकिंग दे दे कि ये एम्प्लॉय सबसे बढ़िया है इन सब में से। दैट इज रैंकिंग। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बढ़िया परफॉर्म है, कौन सा बेकार कर रहा है। तो ये एक रैंकिंग मेथड होता है। रैंकिंग देने से समझ में आता है कि आपको एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़िया है या घटिया। फिर पेयर्ड कंपैरिजन भी होता है। अब पेयर्ड में बस फर्क क्या है कि हर एक एम्प्लॉय को कंपेयर करा जाता है बाकी सबसे ऑन वन बेसिस, एक के एक बेसिस पे। यहां पर तो चारों को कंपेयर कर रैंक बना रहे थे। यहां पर आपने मान लो कि एक एक ए एम्प्लॉय है और एक बी है, उसको आपस में कंपेयर करा, इसे क्या बोलेंगे? पेयर्ड कंपैरिजन। फिर आपने एक सी एम्प्लॉय है, एक डी एम्प्लॉय है। 4 एम्प्लॉय थे, वैसे आपने 4 को रैंक दे रहे थे पीछे, लेकिन 4 में से रैंकिंग की जगह आपने एक कंपैरिजन कर रहे हो दो बंदों के बीच में। इसे क्या बोलते हैं? पेयर्ड कंपैरिजन, ठीक है। तो ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद अदर एम्प्लॉय ऑन वन बेसिस बेस्ड ऑन वन ट्रेड, एक ट्रेड के ऊपर। एक ट्रेड के मतलब क्वालिटी के ऊपर, जैसे कि मान लो नाम के ऊपर दे दिया, या मान लो कि इस बंदे ने ये परफॉर्म किया। मतलब दोनों एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, टारगेट भी दोनों को सेम मिला था, क्योंकि एक आप कंपेयर कर रहे हो तो सब कुछ सेम भी होना चाहिए ना। एक टारगेट दोनों को मिला था, तो उस बेसिस पे उन दोनों में से किसने बेटर किया। तो राइटर इज प्रोवाइडेड विद अ बंच ऑफ स्लिप्स ईच कंटेन पेयर ऑफ नेम्स। कैसे आप पेयर बनाते हो? जैसे कि नेम के बेस में बनाते हो। मान लो कि इन दोनों के नेम मिलते जुलते हैं, ठीक है। राइटर पुट्स अ टिक मार्क अगेंस्ट एम्प्लॉय, तो आप उसके बाद एक टिक मार्क भी पुट कर सकते हो। सर, रेटर का मतलब यहाँ पर यह है कि कैसा पर्सन जो रेटिंग देता है या असेसमेंट करता है किसी इंप्लॉय की, तो जो असेसमेंट कर रहा है उसे रेटर बोल रहे हैं। वो नेम का पेयर बनाता है और फिर टिक मार्क भी उसमें कर सकता है कि अच्छा इन दोनों में से ये बंदा बढ़िया है, तो इसको टिक मार्क कर लिया। सो द नंबर ऑफ टाइम द एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद इज बेटर एज विद अदर्स डिटरमाइन हिज और हर फाइनल रैंकिंग। उसके बाद जब एक एक बेसिस पे आप कंपेयर करोगे, तो उसके बाद इसकी फाइनल रैंकिंग बनेगी कि बाद में अच्छा इन दोनों में से ए बंदे ने बढ़िया परफॉर्म किया, इन दोनों में से सी बंदों ने बढ़िया परफॉर्म किया। फिर आपस में ए और सी का कंपैरिजन करेंगे। अच्छा इन दोनों में से कौन सा बढ़िया गया। ये तो समझ में आ गया कि ए और सी ने बढ़िया गया, लेकिन अब ए और सी में से कौन सा बढ़िया गया। चलो फाइनल आ गया ए, ए जीत गया। समझ लो ना, ऐसा ही होता है आपका बहुत जगह पे। जैसे कि आप आईपीएल में टीम बनती है, आईपीएल में जो मैचेस होते हैं ऐसे ही होते हैं। दैट इज पेयर कंपैरिजन। ग्रेडिंग मेथड बड़ा कॉमन मेथड है। ग्रेडिंग में क्या होता है कि ग्रेड दी जाती है। अब ग्रेड का मतलब अलग है। तो सर्टेन कैटेगरी एस्टेब्लिश करी जाती है और उसको केयरफुली डिफाइन करा जाता है,
जैसे कि आउटस्टैंडिंग किसे बोलेंगे, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है। और 3 से ज्यादा ग्रेड भी हो सकती है, ज्यादातर 3 ही ग्रेड होती है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कंपेयर करी जाती है इस ग्रेड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ग्रेड दे दी जाती है हर एक एम्प्लॉय को। और हर एक टाइप की ग्रेडिंग इज डन इन सेमेस्टर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड इन सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट इन पब्लिक सेक्टर। आप देखते होंगे पब्लिक सेक्टर में आपका जो सिलेक्शन होता है, सेमेस्टर पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का, वो भी ग्रेडिंग के हिसाब से होता है। आपका एग्जाम होता है, उसमें पेपर होते हैं, उस हिसाब ग्रेडिंग ग्रेडिंग के हिसाब से इस पे कि आपको आगे बढ़ा जाता है। ड्रॉबैक ये है कि जो रेटर होता है, रेटर यानी कि रेटिंग दे रहा है, मे रेट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द हायर साइड ऑफ द परफॉर्मेंस। वो ज्यादातर एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस जो है उसकी हायर साइड पे ग्रेड दे देगा, बट हो सकता है कि उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो, आप ग्रेड दे रहे हो। ग्रेड से क्या होता है, आपने कह दिया आउटस्टैंडिंग है, बेस्ड अपॉन कि आपने उस नंबर अचीव किया, वो हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग ना हो किसी और के कंपैरिजन में, या फिर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग तो है बट आपने आगे अंदर की चीज देखी नहीं कि परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री या परफॉर्मेंस उसने उस हिसाब से नहीं करी अच्छी तरीके से। ग्रेडिंग से क्या होता है, छुपा ले जाता है, ग्रेडिंग से आपको जो कमियां होती है परफॉर्मेंस में वो छुप जाती है, ये दिक्कत होती है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है ग्रेडिंग मेथड। और ग्रेडिंग बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में तो यूज होता ही है, क्योंकि वहां पर उसके हिसाब से जो कैंडिडेट होता है, आपने देखा होगा कि प्रमोशन कैसी होती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब में, एग्जाम देना पड़ता है, जो आपका एग्जाम निकलता है, गवर्नमेंट एग्जाम निकलता है, उस एग्जाम के बेस पे उस बंदे को प्रमोट किया जाता है नेक्स्ट लेवल पे। तो ये एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, वो ग्रेडिंग के पैटर्न से ही होते हैं, उसमें एग्जामिनेशन होते हैं, उसके हिसाब से बंदे को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये टिफन, दिस मेथड वाज इवॉल्व्ड बाय टिफन, नाम है बंदे का, उसने करा था 12 में सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ रेटिंग। इस बंदे ने रेटिंग का जो काम होता है, रेटिंग में क्या होता है ना, रेटिंग में गड़बड़ यह है कि आप एम्प्लॉय को रेट कर दोगे, मान लो 5 आउट ऑफ 10, या रेट उसकी रैंक बढ़िया है, परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है, दैट इज वो दिक्कत आ जाती है। परफॉर्मेंस तो भैया उसकी चाहे बेकार हो, आप रेटिंग रेटिंग हो सकता है बढ़िया आ जाए, तो इसलिए ऐसा नहीं होता ना। तो दिस मेथड एज्यूम द एम्प्लॉय परफॉर्म अलावा कंफर्म टू नेचुरल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से होगा, जैसे कि 10%, 20%, 40%, उसके हिसाब से। तो दिस इज यूजफुल फॉर रेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन एबिलिटी। ये प्रमोशन है, प्रमोशन एबिलिटी के बेस पे है कि नहीं है वो, तो इसकी वजह से बायसनेस रिड्यूस होती है। मतलब अब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, मान लो कि एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया, अब उसकी एम्प्लॉय ने अपना 10% परफॉर्म किया, 20% किया, 30% किया, 90% किया, अगर अच्छा किया, 100% परफॉर्म किया उसने, तो भैया उसको प्रमोशन की चांसेस है। ऐसे होना चाहिए, रेटिंग के बेस पे नहीं, तो गड़बड़ होती है ना फिर। रेटिंग के बेस पे आप क्या कर रहे हो भाई, आप दूसरे को कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करके क्या होगा यार, हो सकता है कि उसका दूसरों से बढ़िया परफॉर्मेंस हो, बट हो सकता है परफॉर्म इतना बढ़िया ना करा हो। तो इसलिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ज्यादा बढ़िया। चेकलिस्ट मेथड क्या होता है भैया, बड़ा सिंपल सा मेथड है। द बेसिक पर्पस ऑफ चेकलिस्ट मेथड कि इवोल्यूशन बर्डन आपका रेटर पे आ जाता है, इज और रेटर पे रिड्यूस होता है, सॉरी। मतलब कि इसमें आपको सीरीज ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस और नो में हमको आंसर देना होता है। एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, चेकलिस्ट बनाता है कि देखो आपने ये काम किया, वो कहेगा हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब होगा। अच्छा आपने ये परफॉर्म किया, हाँ या ना, आपने ये कब किया, हाँ या ना। उसके हिसाब से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देख ली जाती है कि उसने कितना परफॉर्म किया। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है, इसमें रेटर जो होता है वो फोकस अटेंशन करता है उसके क्रिटिकल बिहेवियर, पूरी परफॉर्मेंस चेक नहीं करता, क्रिटिकल जो मेन परफॉर्मेंस होती है, जो इंपॉर्टेंट बिहेवियर होते हैं परफॉर्मेंस में जो करना था, वो करता है। सो दैट मेक अ डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मिंग अ जॉब इज नॉट वर्दी मैनर, इफेक्टिवली उसने करा या इनफेक्टिव। मान लो कि एक काम था जिसमें सेल्स आपने इफेक्टिव जनरेट करी है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपने कितने बंदे से सेल जनरेट करी है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वहां पर इंपॉर्टेंट ये था, मान लो कि सेल जनरेट करनी थी 2 लाख की, अब भले ही उसने सेल्स 500 लोगों को सामान बेचा हो, और बाकी जो बंदे थे इसके टाइप के कंपनी में, उन्होंने सिर्फ 400 लोगों को बेचा। अब रेटिंग में क्या होगा कि इसकी रैंक ऊपर आ जाएगी, बट इस बंदे ने 2 लाख का सामान नहीं बेचा, इसने सिर्फ 1 लाख का ही बेचा, सामान सस्ते में बेच दिया बहुत ज्यादा से, और उस बंदे ने 3 लाख की सेल कर दी, भले ही 400 लोगों को बेचा, तो ये बंदा ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस।
तो क्रिटिकल बिहेवियर क्या था कि कितनी सामान इंपॉर्टेंट, कितने सेल करी है, नॉट इन नंबर्स बट अमाउंट की फॉर्म। तो ये क्रिटिकल बिहेवियर आपने चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि बंदा बढ़िया है कि नहीं है। फिर ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड भी होता है। ग्राफिक रेटिंग क्या होता है, बेसिकली एक लीनियर रेटिंग स्केल होता है। बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। इसमें प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म, जैसे कि ऐसा अप्रेजल फॉर्म है, वो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म रखा जाता है और उससे पूछा जाता है। जैसे कि जॉब नॉलेज परफॉर्मेंस फैक्टर देखा जाता है, जॉब नॉलेज इन परफॉर्मेंस टू द जॉब शुड हैव सेटिस्फैक्टरी जॉब परफॉर्मेंस। तो इसमें देखा जाएगा कि जॉब नॉलेज की है कि नहीं है। तो पुअरली इन्फॉर्म्ड अबाउट वर्क ड्यूटीज, अगर वो प्योरली इन्फॉर्म था, मान लो उससे पूछा गया कि आपको जॉब की नॉलेज थी, तो वो प्योरली आपको यहाँ टिक कर देगा उसमें, एचआर डिपार्टमेंट वाले लोग। फिर ओकेशनली इन अनसेटिस्फैक्टरी था जॉब नॉलेज, उसको यहाँ टिक कर देगा। कैन आंसर मोस्ट क्वेश्चन अबाउट द जॉब, यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है। फेजेस, हैज कंप्लीटेड मास्टरी ऑफ ऑल द फेजेस ऑफ जॉब, क्या वो जॉब में अच्छी से मास्टरी कर चुका है, ऐसे पूछा जाएगा उससे। तो एक प्रिंटेड फॉर्म होता है। जैसे कि एक और होता है जो फैक्टर, डिपेंडेबिलिटी इन फॉलोइंग डिसरिएक्शन एंड कंपनी पॉलिसीज विदाउट सुपरविजन। फिर अगला चेक करा जाएगा कि उसकी डिपेंडेबिलिटी कितनी है, क्या वो कंपनी की पॉलिसी से सेटिस्फैक्शन है, क्या वो उसको सुपरविजन ज्यादा अच्छे से मिलता था। तो ये चीज है। तो अगर रिक्वायर्ड कांस्टेंट सुपरविजन, मान लो कि उसको वही हर वक्त उसको बॉस साथ में चाहिए, तो वो इस पे टिक कर देंगे। कि फॉलो अप मेरे से करा जाता था, वो उससे पूछेगा कि भाई आपकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती थी, तो उससे पूछा जाएगा, उसमें यहाँ टिक कर देंगे। ऐसे लिटिल सुपरविजन में ही होती थी, ऐसे तो उससे पूछा जाएगा। ये बेसिकली उसके हिसाब से परफॉर्मेंस रेटिंग होती है, और उसके हिसाब पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई या बेकार हुई, ऐसे पता चलेगा। तो ये चीज होती है, बट प्रिंटेड फॉर्म में होता है। बाकी जो थे रैंकिंग मेथड, ये बंदा खुद कर रहा था, इसमें बायसनेस ज्यादा थी। इसमें बायसनेस कम है, बिकॉज उस बंदे से पूछ के करा जाएगा। ऐसे मेथड होता है। अगला मेथड है ऐसे मेथड। अब जैसे कि इसमें नाम से समझ में आ रहा है यार आपको, एक जो रेटर होगा उसको एक एस से लिखना होगा, नरेटिव डिस्क्रिप्शन, जहां पर इंप्लॉय की वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही, उसका पोटेंशियल क्या है, सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो चीज लिखी जाती है। सो इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट एंड सिंपल इन यूज। बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होते हैं इसमें, सिंपल होता है। इट डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट बनाना पड़ रहा है और फिर ये पूछा जा रहा है कि सवाल, ऐसा नहीं है। तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू कंप्लीट, कुछ नहीं चाहिए इसमें, ना तो ट्रेनिंग चाहिए ना तो कुछ चाहिए। बस जो रेटर है वो उसके हिसाब से देगा कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके बाद इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है, जिससे एचआर डिपार्टमेंट का काम आसान हो जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। रेटर सारा काम कर देगा, इंप्लॉय के बारे में सारा बता देगा। फील्ड रिव्यू मेथड होता है, ये भी बहुत बड़ा मेथड, बहुत बढ़िया मेथड है। इसमें फील्ड पे जाकर रिव्यू कर जाता है। सो व्हेन देयर इज अ रीजन टू सस्पेक्ट रेटर बायसनेस, बिकॉज रेटर बायसनेस हो सकता है। सारे मेथड में कमियां क्या है, कमियां ये है जहां पर रेटर आ गया, अब रेटर की यहां पर बायसनेस हो सकती है। ऐसे मेथड में रेटर हो सकता है किसी को ज्यादा बढ़िया कहते हैं परफॉर्मेंस, किसी की घटिया कहते हैं। लेकिन जब हम फील्ड रिव्यू करते हैं तो वहां पर बायसनेस नहीं हो सकती, वहां पर हम खुद जाके कर रहे हैं। तो क्योंकि हो सकता है ना, रेटर कहते हैं कि इसकी रेटिंग ज्यादा बढ़िया है, इसकी बाकी की घटिया है। सो इसकी वजह से दीज आर न्यूट्रल विद द हेल्प ऑफ रिव्यू प्रोसेस। सो रिव्यू प्रोसेस इज यूजुअली कंडक्टेड बाय पर्सनल ऑफिसर इन द एचआर डिपार्टमेंट। जो पर्सनल ऑफिसर होता है वो बेसिकली फिर रिव्यू करता है फील्ड पे जाके खुद। वो ज्यादा मेथड बढ़िया है, ना कि रेटर को कहे कि आप करो, क्योंकि रेटर तो किसी को भी घटिया कह सकता है, किसी को बढ़िया कह सकता है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होता है, इट इज अ ट्रेडिशनल वे ओवर प्रेजिंग। बहुत ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्यादातर यूज होता है ये। इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन इज मेड बाय इमीडिएट बॉस। ये जो जैसे कि मान लो कि ए बॉस है और उसके नीचे बी काम कर रहा है, बी के ऊपर ए के ऊपर बॉस है सी। तो बी का इमीडिएट बॉस कौन है, इमीडिएट मतलब एकदम से ऊपर ए, और उससे ऊपर कौन है सी। तो वो इमीडिएट जो बॉस होगा उसको ज्यादा पता है होगा बी के बारे में, इसलिए इमीडिएट बॉस करता है सुपरवाइज। ज्यादातर यही यूज होता है प्रमोशन ट्रांसफर के लिए। तो यूजुअली स्ट्रक्चर फॉर्मेट इज डिवाइस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, उसकी वजह से एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटेलिजेंस, करेक्टर कैसा है, अटेंडेंस कितनी थी, डिसिप्लिन क्या था, वो एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है इमीडिएट बॉस। फिर वो तैयार करके ये डिसीजन लेता है कि भाई
एचआर डिपार्टमेंट को बताता है बेसिक एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस कैसी है रही और उसको अब करना है, आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। तो ये थे सारे मेथड। आई होप ये अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए फिर। और इसमें आपने देखा होगा फोर्थ चॉइस मेथड नहीं कराया गया, वो नहीं करना आपने, बस आपने यही सारे मेथड करने। सो ये चीज अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय बाय।